उसके ऑप्टिक्स रेटिनास्कोपी के, और बाद में जो प्रेजेंटेशन होंगी वो फिर क्लिनिकल टच देंगे। तो जितने भी अभी स्लाइड्स आ रहे हैं उसको आगे हम स्टैटिक रेटिनास्कोपी के ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टैटिक रेटिनास्कोपी के ऑप्टिक्स जो है मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर ऑप्टिक्स ना आते हो तो आप रेटिनास्कोपी परफॉर्म नहीं कर सकते। नहीं, आप रेटिनास्कोपी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्टिक्स का पता हो तो आपके लिए और भी इजी हो जाता है, और जो मुश्किल मतलब केसेस होते हैं फिर आप इजीली उसको कर सकते हैं, टेकल कर सकते हैं। The outlines of my presentation are historical overview of retinoscopy, advantages, and optics. In optics, we will discuss inshallah principle, optical system, and stages of retinoscopy. Static retinoscopy, it is a technique of an objective measurement of refractive error of an eye. इसके थ्रू हम मतलब ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं। पेशेंट से हमें सिर्फ इतना रिस्पांस चाहिए होता है कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे क्या करे, वो फोकस कर ले, वो फोकस रखें। बाकी हमने उससे ये नहीं पूछना होता कि किस लेंस के साथ वो क्लियर है और किस लेंस के साथ ब्लर हो जाता है। बस पेशेंट की हमें सिर्फ इतनी वो कोऑपरेशन चाहिए होती है। So human operator judgment is required to determine the refractive error. होली सोली जो परफॉर्मर होता है रेटिनोस्कोपी का वो जज करता है रिफ्रैक्टिव एरर को, और वो एंड रिजल्ट पे जाता है। दिस इज जैसा रेटिनोस्कोप, ये इसका हेड हो गया है, ये नेक है, और ये इसका बैटरी है। ये इसका इंटरनल जो ऑप्टिकल सिस्टम है या उसका जो जिस चीज पे कंपोज जिसका बना हुआ है, इंशाल्लाह इसको हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। History of retinoscopy. In 1859, Sir William Baumann first to investigate the shadow effect, and he called this technique optometric ophthalmoscopy. इसमें है work interesting shadows in eyes with astigmatism through ophthalmoscope, and he described method for detecting level of astigmatism in keratoconus patients. अगर इस फर्स्ट पिक्चर में हम देखें, लाइक दिस इज जस्ट लाइक अ ब्रुकनर टेस्ट। फर्स्ट में जो है मतलब कोई रिफ्लेक्टिव एरर नहीं है, रिफ्लेक्स जो है वो सेंट्रल है। अब फेलो जो सेकंड है बी में, अगर हम इसको देखें, ये जो लाइट क्रिसेंट है ये ऊपर की तरफ बना हुआ है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है हाइपरोपिया को, ठीक, हाइपरोपिया को शो कर रहे हैं। और इसमें अगर हम इंटेंसिटी को देखें तो इसकी जो ये जो शेडो है इसमें ये ज्यादा है और लाइट क्रिसेंट जो है वो कम है, जबकि इसकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है। इट मीन्स कि इसमें हाइपरमेट्रोपिया के साथ साथ इनआइसोमेट्रोपिया भी है, मतलब लेफ्ट में जो रिफ्लेक्टिव एरर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू राइट आई। एंड द थर्ड वन द सी, ये जो शो कर रहा है इट मीन्स कि जो लाइट क्रिसेंट है वो इन्फीरियर है प्यूपल में, तो ये मायोपिया को शो कर रहा है। और इसमें जो इंटेंसिटी अगर आप दोनों का कंपेयर कर ले तो जो लेफ्ट की इंटेंसिटी है वो ज्यादा है। इट मीन्स के इमल भाई अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही। अब ठीक है, अभी आ रही है? जी आ रही। किस स्लाइड से हम मेरी आवाज नहीं आ रही थी? मैं बैक जाऊं कि नहीं, यहीं से कंटिन्यू रखूं? कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू रखूं। तो पिक्चर सी में जो है, इसमें अगर हम ये क्रिसेंट देखें तो लेफ्ट आई में वो क्रिसेंट क्या है, इंफीरियर है और इंटेंसिव है। तो इसमें इनआइसोमेट्रोपिया, एक तो मायोपिया है, साथ में इनआइसोमेट्रोपिया भी है। तो दिस वाज ऑप्टोमेट्रिक ऑफ्थेल्मोस्कोपी।
In 1873, French ophthalmologist Ferdinand Cugnot, he is considered as the father of retinoscopy. He used simple ophthalmoscope to compare different reflexes size, brightness, speed, and direction. And this was a qualitatively classified refractive error into myopia, hyperopia, and astigmatism. And he called these reflexes keratoscopy. Like cornea is the source of reflex, and this was the first objective diagnosis of refractive error. In 1878, Edmund Langlade attempted explanation of the optical concepts underlying retinoscopy for the first time, and he told that fundus is the source of reflex. जो फर्डिनेंड थे वो केराटोस्कोपी दैट इज द सोर्स ऑफ रिफ्लेक्स इज कार्निया, जबकि जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दी तो फिर वो लेनलार्ड ने दिया कि नो, द फंडस इज द सोर्स ऑफ रिफ्लेक्स. In 1880-81, Perrin introduced the term retinoscopy, and he told that the reflex source is the retinal pigment epithelium. And he did quantitative assessment of refractive error by using lenses, and in 1880 he published quantified objective refraction. In the 19th and 20th centuries, Jackson popularized this method, and he gave a great clinical emphasis to this technique. In 1897, Jack C. Copeland introduced strict retinoscope of variable focus and 360-degree slit rotation, and he is considered as the father of retinoscope, strict retinoscope. हुआ ये था कि ये स्पॉट रेटिनोस्कोप यूज कर रहे थे और वो स्पॉट रेटिनोस्कोप इनसे गिर गया. जब वो गिर गया, वो उसका बल्ब फ्यूज होके उन्होंने फिर क्या कर दिया, वो जो फिलामेंट था उसको स्ट्रेट कर दिया. तब जब स्ट्रेट हो गया, फिर जब उन्होंने रेटिनोस्कोपी की तो कुछ इंटरेस्टिंग उन्होंने वो इंटरेस्टिंग फीलिंग की कि ये जो है ये तो काफी मतलब जो स्पॉट्स है ये ज्यादा बेहतर है. तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर एडजस्टेबल वेरिएबल फोकस भी इंट्रोड्यूस किया और स्लिट को 360 डिग्री पे रोटेटेबल भी उसको कर दिया. In 19th and 20th centuries, there was still considerable debate over how retinoscopy worked. The three principal theories to emerge were the 4-point theory. This was given by Langlade and still enjoyed longest favor and still uses for basic understanding. आजकल भी यही हम 4-point theory पे ही रेटिनोस्कोपी को अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन करते हैं. जो सेकंड थ्योरी थी वो वुल्फ ने दी द ऑब्जर्वर पीपल थ्योरी, और जो थर्ड वन थी वो हैस ने दी द ऑप्टोमेट्रिक थ्योरी. Other names for retinoscopy like embryscopy, skiascopy, scametry, pupilloscopy, keratoscopy, and dioptroscopy. Retinoscopes types. Early retinoscopes, this was composed of a perforated mirror on the end of a handle. It is this one. जो लाइट सोर्स था वो बाहर की तरफ था, जबकि ये सिर्फ ये मिरर था और इसमें होल सा बना हुआ था जिसके थ्रू वो करते रेटिनोस्कोपी करते थे. द सेकंड जनरेशन वाज स्पॉट रेटिनोस्कोप एंड द थर्ड जनरेशन वाज स्ट्रिक्ट रेटिनोस्कोप. एंड स्पॉट रेटिनोस्कोप में जो फिलामेंट था वो सर्कुलर था, उसको जो इमेज बन रहा था वो स्पॉट फॉर्म में था, जबकि जो स्ट्रिक्ट रेटिनोस्कोप का है वो उसका फिलामेंट स्ट्रिक है, तो उसके जो लाइट जो इमर्ज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्लिट होती है. Advantages of retinoscopy. It gives the starting point for subjective refraction. इधर से ही हम subjective refraction का start लेते हैं. The second one is invaluable in demonstrating changes in ocular media which can be missed by ophthalmoscope and slit lamp, like form first keratoconus, early cataract and ocular aberration. इसमें रेटिनोस्कोप जो है वो बहुत ही इसकी जो सेंसिटिविटी है वो काफी तेज है, और ये बहुत अर्ली आपको मतलब टोपोग्राफी पे आपका अगर केराटोकोनस डिटेक्ट नहीं कर सकते तो आप रेटिनोस्कोप के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं. It can be performed in infants and young children, mentally infirm, low vision patients, uncooperative, language difficulty, and deaf or mute. The principle of retinoscopy, this is based on Foucault knife edge test. Foucault described in 1859 this technique, and he measured errors in mirrors curvature. उसका जो मेथड था वो ये था कि लाइट सोर्स है, ये टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उस वक्त ये मिरर हो गया, ठीक है, इसके कर्वेचर में जो एरर्स है वो मेजर करते हैं. ये लाइट सोर्स है और ये मिरर है, इसके थ्रू ये लाइट जाके इधर रोटेट होती, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट है, ये बाउंस बैक होके यहाँ से ऑब्जर्वर पे चेक करते हैं, और ये एरिया जो है
फिर क्या करता है, ये नाइफ इज है, ये जब इंट्रोड्यूस करते थे तो कुछ इंटरेस्टिंग शेडोज वो क्रिएट होते थे, जिसका आजकल हम इसको विद और अगेंस्ट मूवमेंट पे इसी बेस पे हम लेते हैं। ये उन्हीं का था, लाइक यहाँ पे है ये फर्स्ट वन, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। जो मिरर यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा था, ये दिस वन, इसका जो फोकल पॉइंट है वो ये है। अब इन्होंने जो नाइफ था वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ऑब्जर्वर का अब इंफीरियर रेटिना से जो है उसको वहां तक लाइट नहीं पहुंच रही, तो जब इंफीरियर रेटिना की लाइट नहीं पहुंच रही तो शेडो जो है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, और ये जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, शेडो ऊपर से नीचे की तरफ डाउन जा रही है। सो ये अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ दिस नाइफ। सेकंड में ये यहाँ पे इसका जो मिरर है उसका फोकल पॉइंट इस पॉइंट पे है, जबकि इन्होंने जो नाइफ जो लाइट आ रही थी उन्होंने नाइफ इंटीरियर टू द फोकल पॉइंट इंट्रोड्यूस किया। अब जो लाइट वहां जा रही है, अब सुपीरियर रेटिना स्टिमुलेट नहीं हो रहा, तो जो शेडो है वो नीचे की तरफ बन रहा है, और ये जब इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है तो शेडो भी साथ में ऊपर की तरफ जा रही है। सो ये उसको वो कंसिडर करते हैं कि अब जो फोकल पॉइंट के अंदर है ये नाइफ, तो इसको विद मूवमेंट कंसिडर किया जा रहा था। और जब एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पे इंट्रोड्यूस करते थे नाइफ को, तो फिर नो मूवमेंट और जस्ट ग्लो मिलता था। जब नाइफ ले आते थे तो शेडो, जब नाइफ हटा देते तो फुल ग्लो। And same principle is applied for retinoscopy. A retinoscope illuminates an area of the fundus. Instrument is moved so that light beam travels across the fundus. An image of this area forms an eye's far point. Observer views rays of light emanating from the illuminated retinal patch through patient's pupil from a working distance. Now, depending on the behavior of the reflex, observer knows whether the rays are convergent, divergent, or parallel. जो बाउंस बैक होके रेज आते हैं ऑब्जर्वर तक, तो वो फिर ये उसी बेस पे हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या पैरेलल है, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल लेंस इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस रिफ्लेक्स को हम न्यूट्रलाइज करते हैं और उसके जो फार पॉइंट है वो रेटिनोस्कोप पे ले आते हैं। At this stage, all light leaving the patient at the stage of neutralization, all light leaving the patient's eye reaches observer's eye, and whole pupil appears to be luminous. इसमें यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट, ठीक है, ये अगेंस्ट मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये विद मूवमेंट है, और जब हम लेंस बार बार इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे माइनस लेंसेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर इफेक्ट, ओके, माइनस लेंसेज, और यहाँ पे जो है प्लस लेंसेज, तो फिर एंड में हमें जो रिजल्ट मिला यहाँ पे फुल ग्लो तीनों में। ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ रेटिनोस्कोप, यहाँ पे हम इस पिक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ये जो है लाइट सोर्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये कंडेंसिंग लेंस है, और ये पोजीशन हो गया है मिरर का, ठीक है। जो कंडेंसिंग लेंस की जो यहाँ पे इसका जो वर्क है वो क्या है कि लाइट के वर्जन्स को क्या करे, वो या तो कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, लाइट के वर्जन्स को चेंज करे। जबकि जो मिरर है उसका यहाँ पे फंक्शन क्या है, लाइट के डायरेक्शन को क्या करे, वो चेंज करे। पहले लाइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप जा रही थी, अब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो मिरर क्या करता है यहाँ पे वो डायरेक्शन चेंज करता है। अच्छा, अब सेम यहाँ पे अब अगर हम देखें, ये लेंस हो गया है कंडेंसिंग लेंस। अब जब लाइट सोर्स, ठीक है, ये इससे बाहर हो, ठीक है, तो इट में यहाँ से जो रेज होंगे, रेज निकलेंगे, उसको वो क्या करेंगे, कन्वर्ज कर देगा इन फ्रंट अकॉर्डिंग टू इट्स कन्वर्जेंस, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइट सोर्स है वो विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द कंडेंसिंग लेंस है, तो जो लाइट इमिट हो रही है वो क्या है, डाइवर्ज जा रही है। So retinoscopy stages, for purpose of is we divide it into three stages: illumination, reflex, and projection. In illumination stage, light is directed to patient's eye to illuminate the retina. Okay, it involves to understand two concepts. One is the immediate source of light, and the other is movement of illuminated fundus area with respect to the mirror's delta. जो इमीडिएट सोर्स है विच इज द इमेज ऑफ द ओरिजिनल सोर्स, उसको हमने पहले समझना है कि वो क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, और वो जो हम मूवमेंट दे रहे हैं मिरर को, जब मूवमेंट देंगे
तो साथ में इमीडिएट सोर्स किस तरफ मूव करेगा। तो इमीडिएट सोर्स के लिए ये दो जो कॉन्सेप्ट है ये समझने हैं। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट है मूवमेंट ऑफ द इल्यूमिनेटेड फंडस एरिया विद रिस्पेक्ट टू द मिरर टेल्ट। अब जब मिरर को हम टेल्ट करते हैं तो जो एरिया हमने इल्यूमिनेट किया है फंडस का वो कौन सा, वो किस तरफ मूवमेंट कर रहा है। और ये दोनों जो चीजें हैं ये डिपेंड करते हैं वर्जेंस ऑफ लाइट पे, कि हम जो रेटिना स्टिमुलेट कर रहे हैं वो कन्वर्ज रेस से स्टिमुलेट कर रहे हैं या डाइवर्ज रेस से। ठीक है, उसकी वर्जेंस क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्जेंस इसकी पोजीशन का भी पता चलता है और इसके मूवमेंट्स का भी, और साथ में रेटिना एरिया भी जो इल्यूमिनेट किया है वो किस तरफ मूवमेंट करता है। तो वो ये तीनों चीज दोनों चीज जो है ये इस पे बेस है। So now immediate source, which is the image of the real source formed by the retinoscope lens and mirror, ये लाइट सोर्स है। ठीक है, ये कंडेंसिंग लेंस मिरर जो लाइट यहाँ से जा रही है इनको तो इस तरफ बाउंस बैक कर दिया है इस तरफ। ठीक है, अब इसका जो है ये डाइवर्ज लाइट जा रही है, यहाँ पे तो इमेज नहीं बनेगा। अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड कर ले तो इसका यहाँ पे इमेज बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये सोर्स जो है हम इसको ये इमीडिएट सोर्स कहेंगे। और हम जो लाइट यहाँ से जा रही है तो हम कंसीडर, जो लाइट यहाँ जा रही है तो हम कंसीडर करेंगे कि ये लाइट यहाँ से आ रही है। Now the first one is divergent beam of light, which is also called plane mirror effect or plane mirror. In this case, the position of the immediate source will be as far behind the mirror as the original source in front of the mirror. ठीक है, जो इमीडिएट सोर्स का डिस्टेंस है लाइक प्लेन मिरर है, अगर आप इससे 2 मीटर के डिस्टेंस पे हैं तो उसका जो इमेज बनेगा वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। सो एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ओरिजिनल सोर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। Immediate source movement with respect to the mirror's tail, this was the second thing to know about. So the tail of the mirror to one side shifts the immediate source to other side against the movement of reflecting mirror. ये मैं आपको आगे वीडियो के थ्रू शेयर करूंगा, वो एक्सप्लेन करूंगा। Movement of the illuminated fundus area with respect to mirror's tail. अब थर्ड जो चीज हम वो देखेंगे इसमें ये कि जो मिरर हम टेल्ट कर रहे हैं वो इल्यूमिनेटेड रेटिना इस इफेक्ट के साथ वो कौन सा रेटिना स्टिमुलेट हो रहा है या किस एरिया की तरफ वो मूवमेंट कर रहा है। सो टेल्ट ऑफ द प्लेन मिरर and the shift of the illuminated patch on the retina are in the same direction irrespective of the refractive error. ठीक है, अच्छा जब इमीडिएट सोर्स पे ये आगे मैं पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। इसमें हम जो प्लेन मिरर इफेक्ट था उसकी जो इमीडिएट सोर्स किस तरफ बना हुआ है वो देखेंगे, और साथ में जब हम मिरर को रोटेट करेंगे लाइक इन दिस केस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो फिर वो किस तरफ मूव कर रहा है इमीडिएट सोर्स वो देखेंगे इसमें। ठीक है, ये ओरिजिनल सोर्स हो गया है, ठीक है लाइट का, और ये मिरर हो गया। और ये जस्ट और क्लियरिटी के लिए हमने यहाँ पे कम रखते हैं। ये ओरिजिनल सोर्स है और उधर जो बना हुआ है ये इसका इमेज है, मतलब दैट इज इमीडिएट सोर्स। अब हम इस मिरर को राइट की तरफ टेल्ट करेंगे तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आप ये देखें ये इस तरफ जा रहे हैं, जबकि जो ओरिजिनल इमीडिएट सोर्स है वो टुवर्ड्स लेफ्ट, मिरर टुवर्ड्स राइट एंड इमीडिएट सोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अब अगेन ठीक है, ये मिरर को हम किस तरफ राइट की तरफ रोटेट कर रहे हैं, जबकि जो इमीडिएट सोर्स उधर बना हुआ है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सो अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ द मिरर।
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और वो जो हमने पीछे ट्रेस किए थे। अच्छा जी, ये सेम जो है वो जो हमने वीडियो में देखा सेम उसकी वो यहाँ पे डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है। ये इमीडिएट सोर्स विद इन द फोकस ऑफ द कंडेंसिंग लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द कंडेंसिंग लेंस। यहाँ पे जो रेज निकल रही है वो डाइवर्ज है, ये यहाँ पे अब नहीं मिल रही। अब हम इसको पीछे एक्सटेंड करके यहाँ पे इसका वो बन गया है इमेज टू इमीडिएट सोर्स। ओरिजिनल सोर्स यहाँ पे हो गया है, इमीडिएट सोर्स यहाँ पे, ठीक है। और जो टेल था, अब यहाँ देखिए, अच्छा फॉर टाइम बिंग ये जो रेज हैं ये जो इस लाइन के नीचे बने हुए हैं इसको आप थोड़ा इग्नोर कर ले। फर्स्ट पोजीशन ये है, दिस वन। यहाँ पे जब हमने रेटिना को स्टिमुलेट किया तो ये एरिया स्टिमुलेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद और इसका जो इमीडिएट सोर्स है वो ये ओरिजिनल सोर्स यहाँ पे है। इसके बाद अब हमने इस मिरर को रोटेट किया इस पोजीशन 2 पे बाय एन एंगल अल्फा। अब इसका जो इमीडिएट सोर्स है वो इस तरफ आ गया है जिस तरह हमने वीडियो में देखा, ठीक है। और ये यहाँ से अगर हम रे को एक्सटेंड कर लें तो ये रेटिना स्टिमुलेट हो गया है, ठीक है। अब इमीडिएट सोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मिरर, वो हम इसको राइट हमने रोटेट किया तो ये लेफ्ट की तरफ आ गया है। जबकि अगर रेटिनल एरिया देखें, जो फंडस एरिया इल्यूमिनेट हुआ था, अब वो इस पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ चला गया है इन सेम डायरेक्शन एज द अल्फा और मिरर रोटेशन। आप जो सेकेंड इफेक्ट है कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट जब हम यूज करेंगे और कनकेव मिरर इफेक्ट हम देखें, इसमें क्या है, इमीडिएट सोर्स पोजीशन जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो जितनी उसका मतलब उसको जो वर्जेंस मिल रही है कन्वर्जेंस, उतने ही डिस्टेंस पे वो क्या है मिरर के इन फ्रंट उसका इमेज बना हुआ है। इमीडिएट सोर्स जो है विद रिस्पेक्ट टू द मिरर टिल्ट, वो किस डायरेक्शन में अब मूव करेगा। सो टिल्ट ऑफ द मिरर टू वन साइड विल शिफ्ट the immediate source to the same side or with towards the movement of the reflecting mirror. Movement of the illuminated fundus area with respect to mirror's tilt, वो किस तरफ आप tilt करेगा, tilt of the concave mirror effect and the shift of the illuminated patch on the retina are in opposite direction irrespective of the refractive error. जब हम concave mirror effect यूज करेंगे तो जोन सा भी रिफ्लेक्टिव एरर होगा उसमें जो फंडस एरिया है वो जिस तरफ हम क्या करेंगे मिरर को रोटेट करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन वो रेटिना स्टिमुलेट होगा, या वो उसके अपोजिट डायरेक्शन वो रेटिनल रिफ्लेक्ट्स। इससे में हम अब जो कनकेव मिरर इफेक्ट है वो, ठीक है, ये कनकेव मिरर हो गया है, ठीक है। इस में जो है पैरेलल रेज हैं और ओरिजिनल सोर्स उधर पड़ा हुआ है, ये जो है यहाँ पे ये फोकस बना है। अब जब हम इसको राइट की तरफ टेल कर रहे हैं, देखिए राइट की तरफ जाना है, डन। और जब हम इसको लेफ्ट तरफ मूव कर रहे हैं तो जो इमेज बना हुआ है वो टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इन टू द डायरेक्शन ऑफ द जो इमीडिएट सोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ द मिरर टेल्ट। अच्छा, इसमें अगर हम देखें रेटिनोस्कोप में जो आजकल अवेलेबल है उसमें जो मिरर है वो कनकेव मिरर नहीं लगा, सिर्फ कनकेव मिरर इफेक्ट है। जबकि इस एग्जांपल में ये मिरर क्या है, ये कनकेव मिरर है। जबकि रेज यहाँ पे कौन से मिल रहे हैं, इंसिडेंट रेज वो पैरेलल है। हम क्या करते थे रेटिनोस्कोप में, हम जो रेज दे रहे हैं, मिरर तो प्लेन लगा हुआ है लेकिन जो रेज दे रहे हैं हम उसको कन्वर्ज कन्वर्ज रेज दे रहे हैं। जो प्लेन मिरर तो कोई वो वर्जेंस एडिशन नहीं करता, जितने ही वर्जन से वो उसको मिलते हैं उस सेम वर्जन से वो क्या करते हैं बाउंस बैक कर देता है। तो रेटिनोस्कोप का जो सिनेरियो है वो इस वीडियो से अभी मतलब चेंज है। ये डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है ऑफ दैट सेम। ये हो गया कंडेंसिंग लेंस है, ठीक है, ये इसका फोकस है। अब जो ओरिजिनल सोर्स है लाइट का वो क्या है, इसके फोकल लेंथ से बाहर है, फोकल पॉइंट से क्या है बाहर है। तो अब जो रेज ये लाइट रेज जब इस कंडेंसिंग लेंस से पास होकर जाएंगे मिरर को स्ट्राइक करके,
तो क्या होंगे, यहाँ से जब पास होंगे तो वो कन्वर्ज होके जाएंगे। जब कन्वर्ज रेज इस मिरर से स्ट्राइक होगी तो इसका जो ओरिजिनल इमेज है, मतलब रियल इमेज है, वो ये बनेगा, ठीक है। ये रियल इमेज होगा इन व्हाइल इन प्लेन मिरर इफेक्ट दैट वाज वर्चुअल। आप सेम इसमें क्या करें, ये फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ये जो अपर जो रेज है इसको आप वो करें, फॉर टाइमिंग इसको भूल जाएं। और ये फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। ये मिरर का है, यहाँ से हमने लाइट इसके थ्रू स्टिमुलेट, वो लाइट ऑन करके ये मिरर लाइट रेज यहाँ पे स्ट्राइक होके इसका जो ओरिजिनल इमेज है, इमीडिएट सोर्स, वो यहाँ पे बन गया है। अब ये फर्स्ट है, और इसने जो रेटिना स्टिमुलेट किया वो जाके ये स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है, पोजीशन 1 पे। अब जब हम इसको एंगल थ्रू एंगल अल्फा रोटेट कर रहे हैं इस पोजीशन तक, ये अब जो मिरर है इस पोजीशन पे आ गया है। अब जो इसका जो इमीडिएट सोर्स है वो भी ऊपर की तरफ चला गया है, जिस तरह हमने वीडियो में देखा सेम डायरेक्शन में। जबकि अब जब इमीडिएट सोर्स ऊपर की तरफ है, अब तो रेटिना कौन सा स्टिमुलेट होगा, वो डाउनवर्ड, तो ये नीचे की तरफ चला जाता है। तो अगर हम देखें इमीडिएट सोर्स की जो मूवमेंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द मिरर है। मिरर को हमने लाइक यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ या डाउन से अपवर्ड, और सेम यहाँ पे जो इमीडिएट सोर्स है वो पोजीशन 1 डाउनवर्ड से अपवर्ड चला गया है। जबकि जो रेटिना का है वो किस तरफ है, वो पहले ये एरिया स्टिमुलेट हुआ था, और जब हमने उसको अपवर्ड वो किया तो उसका जो इमेज है वो जो या स्टिमुलेटेड एरिया है या इल्यूमिनेटेड एरिया है वो क्या है, वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है, तो against the movement of the mirror rotation. The second stage is the reflex stage. Image of the illuminated area of the retina is formed at patient's far point. तो अब जब इमेज बनेगा इसके लिए हमें कुछ वो चाहिए, कुछ फोकसेबल लाइट चाहिए दैट कैन इंटर द आई थ्रू द पीपल, मतलब क्लोज ऑप्टिकल सिस्टम हमें चाहिए जिससे लाइट उधर जाए और बाउंस बैक होके हमें वापस मिले। तो तब हमें क्या होगा, रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स मतलब वो जो इमेज है वो तभी बनेगा इस ऑप्टिकल सिस्टम के फार पॉइंट पे। Now, to measure optical characteristics of such closed system, two conditions should be fulfilled. First ये है कि light must traverse the optical path twice. एक दफा वो इंटर हो, वापस बाउंस बैक होके वो वापस आएगी, ठीक है। जो सेकंड है वहाँ पे द स्ट्रक्चर एट क्लोज एंड विच रिवर्स द लाइट डायरेक्शन, जहाँ पे अब लाइट एक तरफ से हमने डाली है, तो जब बाउंस बैक हमें जो लाइट मिल रही है तो वहाँ पे कोई ऐसे मटेरियल चाहिए, कोई ऐसा मीडियम चाहिए जो लाइट को बाउंस बैक करे वापस। इनके आकुलर फंडस जो है वो प्राइमरी रिफ्लेक्टर है इन केस ऑफ आई। सो ड्यू टू अच्छा प्राइमरी रिफ्लेक्टर जो हो गया है वो फंडस है हमारा, जो अकुलर फंडस है। सो ड्यू टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन इनहोमोजेनिसिटीज एट सरफेस और विद इन द टिश्यू, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनहोमोजेनिसिटी है उसकी वजह से हमें क्या मिलती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिलती है। और जो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एट इंटरफेसेस बिटवीन विट्रोरेटिनल दैट इज 0.08% while at retina in between the retina and RPE that is 1.2%, मतलब 1.2% का हमें रिफ्लेक्टेंस मिलता है, और वही लाइट हमें वापस बाउंस बैक होके आइस तक पहुंचती है। जस्ट अ सेकंड। For the greater portion of the fundus, the vitreoretinal interface can be considered as a concave semi-transparent mirror, a radius of curvature of about 12 mm and center of curvature on the optical axis of the eye. जो विट्रोरेटिनल मिरर्स इमेज ऑफ द प्राइमरी सोर्स, जो हमने जब रेटिना को हमने स्टिमुलेट किया तो अब वहां से जो बाउंस बैक लाइट हमें मिलेगी, अब वो जो विट्रोरेटिनल इंटरफेस है वो उसका इमेज बना देगा। देन secondary fundus source for return out of the eye to a plane in visual space that is optically conjugate with the secondary fundus source.
The contribution of the vitreoretinal reflex to light returning to a position of observation is greatest when the macular region is illuminated. मतलब जब हम on axis होंगे, जितना मैकुला के करीब होंगे उतनी हमें जो रिफ्लेक्स जो है वो इतना ही ब्राइट मिलेगा. Light reflected from fundus has two components. One is diffuse while the other is direct. Diffuse जो है वो microscopic particles से भी मिलता है, like retina, RP, choroid or even sclera. और जो directed component है that is light reflected from a retina and RP interface that is wave guided by the retinal cones. वो re-enter होके वापस हमें मिलती है. ये diffuse है, ठीक है जी. Back scattered through a large solid angle and great portion is blocked by the pupil to escape. While the directed component is melanin granule refractive index is 1.7, while that of the retina is 1.34. So the total reflectance between these two surfaces is 1.2% of the incident light. This reflected light re-enters retinal cones, and it is considered as directed or wave guided through them. Formation of the fundus image. The third stage is the reflex stage still. A reflex will be visible if light passes from patient pupil into observer pupil via the fundus image. तो जो लाइट हमने मतलब डाली थी पेशेंट के आई पे, अब वहां से बाउंस बैक होके जो लाइट मिल रही है, तो वो पेशेंट के फार पॉइंट से होके मतलब वहां पे जो इमेज बनेगा, तो जब वो उधर से होके जाएगी और आई तक पहुंचेगी ऑब्जर्वर आई तक, तो तब हमें उसका जो फंडस इमेज है उसकी हमें समझ आएगी और वो हमें दिखेगा. And the second is the fundus image indicates the behavior of the reflex. A reflex moves in the same direction as the fundus image invariably. ठीक है, जिस तरफ वो रिफ्लेक्स मूव का, जिस तरफ फंडस इमेज मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्स मूव करेगा. ये है इमेज फॉर्मेशन इन हाइपरमेट्रोपिया. यहाँ पे जो है ये इमीडिएट सोर्स है, ठीक है. अब जो लाइट यहाँ से जाके रेटिना को स्टिमुलेट कर रहा है, क्योंकि ये हाइपरोपिया है, ऑन द रेटिना वो क्या होता है, फोकस नहीं होता, तो इसका जो फोकस है वो बिहाइंड द आई है, ठीक है. यहाँ पे इसका वो विट्रोरेटिनल इमेज बन गया है. अब इस इमेज से ये विट्रोरेटिनल इमेज क्या करेगा, यहाँ से लाइट जाएगी और हमारी आईज तक पहुंचेगी, और इसका जो फार पॉइंट बन रहा है, अगर हम इन जो इंसिडेंट रेज है इसको, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट है ये अब तो कंजुगेट हो गए, ठीक है. अब अगर हम सेम ये रेस इस रे को एक्सटेंड करें यहाँ पे और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो फार पॉइंट पे इसका क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है. अगर हम इस इमेज को देख सकते हैं कि ये अपसाइड डाउन नहीं है, ठीक है. जिस तरह रेटिना है वो सेम उसी तरह ही राइट साइड अप है. और ये उसका दूसरा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है. ये पिपिलरी प्लेन हो गया या प्रिंसिपल प्लेन. यहाँ पे ये रेटिना हो गया. ये एरिया हमने क्या हुआ था, स्टिमुलेट किया हुआ था. अब दिस एरिया एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या सेकेंडरी सोर्स. आप क्या करेगा, ये लाइट बाउंस बैक होके डाइवर्ज जा रही है. अब हम इसको जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट पे मिलती है जो कि वर्चुअल फार पॉइंट है ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई. दिस इज द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ मायोपिया. ये इमीडिएट सोर्स हो गया है. जब हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, ये पेशेंट की आई है, ठीक है, लेकिन ये इसका जो एक्सियल लेंथ है मतलब रेटिना, इसका जो रिफ्लेक्टिव पावर है इसके एक्सियल लेंथ के अकॉर्डिंग वो क्या है, पावरफुल है. तो उसके जो रेज हैं वो यहाँ पे फोकस हो जाते हैं, और जो इमीडिएट सोर्स है, जो सेकेंडरी सोर्स है, वो अब यहाँ पे है, ठीक है. अब ये लाइट जब बाउंस बैक होके इधर आएगी, तो अब अगर ये पोर्शन क्यों जो है वो ऊपर है, ये नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ से होके ये यहाँ पे डन, और सॉरी वी, और वी यहाँ से होके जाएगा, जबकि यू यहाँ से होके जाएगा. और क्यों जो मिड में है यहाँ पे, ये इसका फार पॉइंट इधर बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, बिटवीन रेटिनोस्कोप एंड पेशेंट. सेम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है. यहाँ से जो लाइट बाउंस बैक होके यहाँ पे इसका इमेज बन गया एंड अपसाइड डाउन. This is the image formation in case of emmetropia, and this is the whole story of the reflex stage. ये पेशेंट आई है, ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहे हैं, ये रेटिनोस्कोप हो गया है. जो हाइप्रोपिक आई का है वो फार पॉइंट बिहाइंड द आई है, जबकि मायोपिया ऑफ लेस देन वर्किंग डिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है.
और मायोपिया ग्रेटर देन वर्किंग डिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है फार पॉइंट, और ये वो इमीडिएट सोर्स का प्लेन मिरर इफेक्ट है, और इमीडिएट सोर्स का जो है अकॉर्डिंगली पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आ जाता है। The third stage which we will discuss today is projection stage. Projection is projection of image by the observer. अब observer देख रहे हैं कि जो image बना हुआ है वो किधर है, अब वो so the image at the far point is located by moving the illumination across the fundus and noting the behavior of reflex seen by the observer in the patient's pupil. पेशेंट क्या देखता है, ऑब्जर्वर क्या देखता है, वो पेशेंट प्यूपिल देखता है, और प्यूपिल में वो सेकंड थिंग वो रिफ्लेक्स देखता है। ठीक है, अब जब हम लाइट जो इल्यूमिनेशन सिस्टम को जब हम रोटेट करेंगे तो अकॉर्डिंगली वो रिफ्लेक्स रोटेट होगा, और उसी से ऑब्जर्वर क्या करेगा, वो रिजल्टेंट जो फार पॉइंट है इसका वो निकालेगा। इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, जिसका फार पॉइंट यहाँ पे बना हुआ था, अब जब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से अब हम क्या कर एक रे ड्रा करते हैं ऑब्जर्वर क्या रेटिना को भी स्टिमुलेट करने के लिए, मतलब जो रेज यहाँ पे थे यहाँ से निकल रहे थे, अब उनमें से एक रे ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वर क्या तक पहुंचता है, तो उसमें वो जो स्टिमुलेट करता है रेटिना को, तो उसमें क्या होता है, फिर रिफ्लेक्स उसको दिखता है कि अब ये विद है या अगेंस्ट है। Same in case of emmetropia, and this is in case of myopia of less than working distance. ये myopia of greater than working distance. Myopia of working distance है। These are my references for today's lecture, and thank you for your kind attention. अच्छा भाई, 2 क्वेश्चन है। जी क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स में है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में है। चैट बॉक्स में चेक, अच्छा जिन्होंने भी जो क्वेश्चन पूछने हो तो क्या करें, वो चैट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है वो उधर वोट करें, मैं उधर से देखता हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स के थ्रू जाता हूँ। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हाउ केराटोकोनस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एब्रेजन विद रेटिनोस्कोप। अच्छा, एब्रेजन रेटिनोस्कोप में हम मतलब मिलते कहाँ हैं, इस एक तो ये है कि थ्रू एबेरोस्कोपी या एब्रेजन के रेटिनोस्कोप के थ्रू भी हम एब्रेजन काउंट वो कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेट सपोज आप पीपल को डायलेट करें और पीपल को क्या करें 360 डिग्री पे, अब उसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में उसको डिवाइड करें, लाइक जिस तरह हम रेटिना को 4 क्वाड्रेंट्स में एक फर्स्ट सुपीरियर इंफीरियर देन